चलो, good morning everyone. I am your educator Saima Heather. I am done my MPhil in biotechnology and currently I am pursuing my PhD in biotechnology and my research topic is cancer. ठीक है, तो ये मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। तो अभी आप लोगों को आर यू सेटिस्फाइड विथ माय इंट्रोडक्शन? ठीक है, नाउ क्लास स्टार्ट करने के पहले थोड़ा सा इंटरेक्टिव सेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग भी इंटरेक्टिव रहो, थोड़ा सा बातचीत करो, आंसर की रिप्लाई करो। ठीक है, क्योंकि बेटा लैक ऑफ कम्युनिकेशन होगा तो चीजें नहीं हो पाएंगी। बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, मैं सेशन को स्टार्ट करने वाली हूँ, आपको एक छोटी सी 2 मिनट की स्टोरी सुनाऊंगी, वहां से स्टार्ट करूंगी। ठीक है, एक बार एक आदमी जो था वो गुजर रहा था कहीं से, उसने देखा कि एक बड़ी सी फील्ड है, वहां पे माय वॉइस इज ऑडिबल टू यू ऑल? यस मैम। ओके, वेरी वेल। ठीक है, तो एक आदमी था, एक बार वो क्या कर रहा था, एक फील्ड से जाता है, गुजरता है, एक पास बाय वो देखता है कि काफी सारे एलिफेंट्स जो हैं वो क्या है वहां पे मौजूद हैं, और सारे एलिफेंट्स का जो फोर लेग होता है, आगे वाला पैर होता है, वो एक पतली पतली रस्सी से बंधा हुआ था। तो उस आदमी को बड़ा ताज्जुब होता है, कहते हैं कि अरे भाई, ये एलिफेंट इतने जाइंट एनिमल्स होते हैं और इतने जाइंट एनिमल होने के बावजूद ये इतनी पतली रस्सी से बंधे, इनके लिए तो बड़ा आसान है, एक झटके में इसको खोलेंगे और चले जाएं यहाँ से, ये क्यों बंधे हुए हैं? तो जो एनिमल जो आपका एलिफेंट ट्रेनर होता है उससे पूछता है वो आदमी कि एक बात नहीं समझ में आई, ये इतने जाइंट हैं, इन पे इतनी ताकत है, ये इतनी मामूली सी रस्सी इनका क्या बिगाड़ेगी? तो वो जो ट्रेनर रहता है वो मुस्कुराता है और कहता है, जब ये छोटे थे, एलिफेंट बेबी थे, तब हमने इनको इसी रस्सी से बांधा था। अब जब हमने इनको इसी रस्सी से बांध दिया तो इन्होंने तब बड़ी कोशिश करी कि भाई हम इस रस्सी को तोड़ा लें और यहाँ से चले जाएं, रस्सी को तोड़ा लें और यहाँ से चले जाएं, लेकिन ये क्या हो गया, इनके लिए पॉसिबल ही नहीं था, ये तब छोटे थे। अब इनकी आदत इस तरह से हो गई है, ये इस तरह से मैच्योर हो गए हैं कि इनको अभी भी यही लगता है कि हम ये रस्सी तोड़ा के यहाँ से जा ही नहीं सकते, इसलिए ये क्या कर रहे हैं, ऐसे ही बंधे हुए हैं, जबकि अभी ये कैपेबल है इस रस्सी को तोड़ के जाने के लिए। तो अब ये स्टोरी सुनने के बाद कौन बताएगा इस स्टोरी का मोरल क्या था? पहले तुम लोग बताओ कि मोरल क्या था, क्यों सुनाई मैंने ये स्टोरी? कोई बताना चाहेगा? कोई भी? आस्था, दीक्षा, ध्रुव, गरिमा, कोई? क्या था, कुछ मोरल समझ में आया? सुना? रुचि, साहित, वेद, नयन, इतने सारे लोग हो, कोई बताओ। स्टोरी सुनी सबने? क्या स्टोरी थी? यस। है ना? मोरल क्या था इसका? कुछ मोरल समझ में आया? इतनी स्टोरी थी। देखो, मोरल क्या है इसका? बिलीफ सिस्टम। ठीक है, मोरल क्या था? एलिफेंट का बिलीफ सिस्टम ये हो गया था कि अगर हम क्या करेंगे, हम इस रस्सी को ना तोड़ के जा ही नहीं सकते, क्योंकि जब वो छोटे थे तो वो कैपेबल ही नहीं थे उसको तोड़ने के लिए, लेकिन अब तो वो बड़े हो चुके थे, अब तो वो कैपेबल थे, लेकिन बिलीफ सिस्टम इतना बुरा हो चुका था उस टाइम तक कि उन्होंने कोशिश ही नहीं की। तो पहली चीज बेटा हमें ध्यान क्या देना है, हमारा बिलीफ सिस्टम क्या है? ठीक है, क्या ध्यान देना है हमको? हमारा बिलीफ सिस्टम है क्या एक्चुअल में? ठीक है, हम क्या चीज अपने लिए बिलीव कर रहे हैं? अगर हम रिजिड हो जाएंगे, हमारा बिलीफ सिस्टम हमने स्टक कर लिया, तो फिर अब हम रिजिड हो गए। ठीक है, रिजिड हो गए इन दैट सेंस, आपको पढ़ना है और आप रिजिड हो गए कि हमको एनसीईआरटी मिलेगी, इसी शॉप से मिलेगी, हम तभी खरीद के पढ़ेंगे, मिलती रहे बाकी 50 शॉप में, हम तो नहीं पढ़ेंगे। तो बेटा किसका नुकसान है, पहले समझो ये चीज, किसका नुकसान है? किसी और का नुकसान है क्या? तुम्हारा नुकसान है। ठीक है, तो डोंट गेट रिजिड, डोंट बी फुलिश लाइक द एलिफेंट, अपने बिलीफ सिस्टम को तोड़ो। ठीक है, अपने बिलीफ सिस्टम को तोड़ो और ये सोचो कि नए चीज का एक्सपीरियंस कैसे करें, जो भी नई चीज लाइफ में आ रही है पहले उसका वेलकम करो। ठीक है, उसको समझो, उसको समझने की कोशिश करो। देखो, इट इज नॉट दैट इजी कि आप किसी नई चीज को एक्सेप्ट कर लो, बट वो नई चीज जब इंट्रोड्यूस हो रही है एटलीस्ट उसको समझने की तो कोशिश करो। आ रही है बात समझ में? उसको समझने की तो कोशिश करो, नहीं समझोगे, नहीं करोगे तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं, मैं स्क्रीन शेयर करूंगी आप लोगों के साथ और फिर वी विल स्टार्ट आवर क्लास। ठीक है,
चलो, my slide is visible to you all and my voice is audible to you all. जल्दी बताओ, है विजिबल और ऑडिबल? बी इंटरेक्टिव, हर क्वेश्चन का रिप्लाई देने की कोशिश करो। इंटरेक्टिव नहीं होगे क्लास में रहने का फिर क्या मतलब, है ना? शाम वाला बैच इतना इंटरेक्टिव है, इतने अच्छे से बच्चे पढ़ते हैं ना, बहुत बहुत उनको क्लासेस बहुत पसंद आ रही, क्योंकि पहले उन्होंने क्या किया ना, इंटरेक्टिव हुए। तो आप होइए बेटा प्लीज, ठीक है? चलो, कल क्या पढ़ा था हम लोगों ने? जो लोग भी क्लास में थे, एक छोटा सा ओवरव्यू लेंगे कल की क्लास का। बायोटेक्नोलॉजी एंड प्रोसेस पढ़ रहे हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है बेसिकली? आपका लिविंग सिस्टम में किसी भी टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करना हमारा क्या होता है? बायोटेक्नोलॉजी होता है, जिसमें हमने कुछ फर्दर स्टेप्स देखे थे। पहला क्या देखा था हमने? डीएनए आइसोलेशन पढ़ा था, ठीक है? कुछ टूल्स होते हैं जिन टूल्स की हेल्प से हम इस बायोटेक्नोलॉजी की प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं, ठीक है? तो पहला क्या था हमारा? डीएनए आइसोलेशन था। दूसरा क्या था हमारा? रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन था। क्या था हमारा? रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन था। तो रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन किससे होता है बेटा? क्यों होता है? तो हमारा जो डिजायर्ड फ्रेगमेंट है उसको पाने के लिए हम क्या करते हैं? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से डाइजेस्ट कराते हैं। किसको? हमारे आइसोलेटेड डीएनए को। इज इट क्लियर? ठीक है। अब देखो ये क्या करेगा, ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है ये दो तरीके के होते हैं आपके। कौन कौन से? रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियेज और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, ठीक है? दो तरीके के होते हैं, एक्सोन्यूक्लियेज एंड एंडोन्यूक्लियेज। एक्सोन्यूक्लियेज क्या करेगा? क्या करेगा आपका जो टर्मिनल एंड्स पे कट करेगा, टर्मिनल एंड्स को कट करेगा, जबकि आपका एंडोन्यूक्लियस किसको कट करेगा? विद इन द डीएनए, डीएनए के अंदर कट करेगा, ठीक है? ठीक, क्लियर? चलो, अब ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है ये कट कर रहे हैं, मैंने बोला न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को कट कर रहे हैं, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को कट कर रहे हैं। तो कट कौन सा बॉन्ड कर रहे हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन भी आता है, ठीक है? बताओ। हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड को कट कर रहे हैं। कल कौन कौन लोग थे भाई क्लास में? कल तो बिल्कुल अच्छे से नहीं थे तुम लोग, प्रेजेंट ऑफ माइंड नहीं था। चलो आज वो बढ़िया है, आज से शुरू करते हैं। देखो, तीन तरीके के बॉन्ड पाए जाते हैं हमारे डीएनए में, ठीक है? कौन कौन से बॉन्ड पाए जाते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है? कहाँ पाया जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड? कोई बताएगा जल्दी से? डीएनए पढ़ा होगा सबने, नहीं पढ़ा कोई बात नहीं। कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियोटाइड के बीच में। न्यूक्लियोटाइड के बीच में? न्यूक्लियोटाइड के बीच में कहाँ? न्यूक्लियोटाइड क्या होता है ये बताओ? एडेनिन थाइमिन। एडेनिन थाइमिन न्यूक्लियोटाइड है। अच्छा बेटा सुनो, शुगर होता है, शुगर होता है, बेसेस होते हैं, और एक क्या होता है आपका? फॉस्फेट होता है ना? तीन चीजें होती है। हमारा डीएनए की जो बैकबोन है वो इन्हीं तीन चीजों से मिलकर बनी होती है। सॉरी, ठीक है? अब शुगर और बेस क्या कहलाते हैं? थोड़ा सा देखो, चलो कोई दिक्कत नहीं है। शुगर और बेस, बस आप लोग ध्यान दो, इंटरेक्टिव रहो। बाकी इट इज अप टू मी, मेरी गारंटी है जो पढ़ाऊंगी एकदम अच्छे से पढ़ाऊंगी और आपको एकदम सही है, समझ में आएगा, ठीक है? नहीं समझ में आएगा 10 बार पूछना, 10 बार पढ़ाऊंगी, ठीक है? बोर्ड नहीं दिख रहा। बोर्ड नहीं दिख रहा है? यस मैम, मैम कंप्यूटर की स्क्रीन आ रही है। ओहो, एक मिनट रुको, कैसे शेयर करती हूँ। अब बताओ, अभी दिख रहा है? मैम अभी दिख रहा है। हाउ इज इट विजिबल? ओहो, पहले थोड़ा सा बता देते ना, ठीक है? चलो, अभी दिख रहा है? तो इतनी देर से जो भी मैं लिख रही थी वो कुछ नहीं दिख रहा था। ओहो, चलो कोई नहीं, चलो ठीक है। शुगर और बेस और आपका फॉस्फेट, तीन चीज से मिलके आपका डीएनए बना हुआ है। अब ये शुगर और बेस के बीच एक बॉन्ड होगा, शुगर और बेस के बीच एक बॉन्ड होगा, ठीक है? क्या कहलाता है ये बॉन्ड? शुगर और बेस के बीच ये जो बॉन्ड होता है क्या कहलाता है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या कहलाता है आपका? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है? ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहलाता है। अब क्या होगा, जो आपके बेस हैं दो तरीके के होते हैं, कौन कौन से? प्यूरिन एंड पाइरिमिडीन, दो होते हैं बेस बेटा, ठीक है? ये नाइट्रोजिनस बेस है, जिसने अभी एडेनिन थाइमिन बोला था ना, एडेनिन थाइमिन या फिर साइटोसिन ग्वानिन, आपका क्या है? क्या है ये? एजी या फिर सीटी, ये क्या है आपका?
प्यूरिन एंड पायरिमिडिन नाइट्रोजनस बेसेस हैं। ए किसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री होता है हमेशा? टी के साथ। जी किसके साथ होता है? सी के साथ। ए और टी के बीच में कितने बॉन्ड? 2 डबल बॉन्ड। जी और सी के बीच में कितने बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। यस, कौन से बॉन्ड हैं अब ये? अब बताओ ये कौन से बॉन्ड है? बॉन्ड तो हैं। नाउ दिस बॉन्ड इज हाइड्रोजन बॉन्ड। अब ये वाला बॉन्ड कौन सा है आपका? हाइड्रोजन बॉन्ड है। इज इट क्लियर? यस ठीक है, मैम। क्लियर। अब चलो एक छोटा सा और छोटी सी चीज यहाँ पे जोड़ देती हूँ। एक बात बताओ, ए और टी को क्लीव करना आसान है या जी और सी को क्लीव करना आसान है? मैम ए जब और टी। बॉन्ड मैम ए और टी ए और टी को, क्यों? मैम बिकॉज दे आर डबल बॉन्ड। हाँ, डबल बॉन्ड को ब्रेक करना आसान होगा कंपेयर टू ट्रिपल बॉन्ड। इज इट क्लियर? यस मैम। चलो ठीक है। अभी देखो आते हैं, फिर क्या हो गया आपके पास? फॉस्फेट है। अब ये फॉस्फेट भी तो जुड़ेगा, ठीक है। अब ये फॉस्फेट भी तो जुड़ेगा, तो फॉस्फेट आपका किससे जुड़ेगा? जो बैकबोन जुड़ती जाएगी 5 प्राइम टू 3 प्राइम बनता जाता है ना आपका डीएनए, उसमें कौन सा बॉन्ड रहता है आपका? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड रहता है यहाँ पे? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड रहता है बेटा। अब एक बात बताओ मुझे, हमें न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसेस को कट करना है, हमको नाइट्रोजनस बेस नहीं तोड़ना, हमको शुगर प्लस बेस नहीं तोड़ना, हमको न्यूक्लियोटाइड को तोड़ना है, ठीक है। तो शुगर प्लस बेस क्या कहलाता है हमारा? शुगर प्लस बेस क्या कहलाता है? न्यूक्लियोसाइड। अगर कंफ्यूजन हो तो यहाँ पे ऐसा आ रहा है ना, और यहाँ पे भी ऐसा आ रहा है, तो शुगर और बेस मिलके क्या बनाएगा? न्यूक्लियोसाइड बनाएगा। लेकिन अगर उसमें फॉस्फेट भी ऐड कर दिया, इस न्यूक्लियोसाइड में हमने फॉस्फेट भी ऐड कर दिया, तो ये अब होल क्या बनाएगा आपका? मैम न्यूक्लियोटाइड। तो बेटा एक बात बताओ, हमको किसको मैंने कहा रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन जब हम करते हैं तो क्या चीजें कट हो रही हैं यहाँ पे? क्या चीजें कट हो रही हैं? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड। तो कौन सा बॉन्ड टूटेगा यहाँ पे? कौन सा बॉन्ड टूटेगा? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड एग्जैक्टली, कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होता है वो वर्क किस पे करता है? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड पे। इज इट क्लियर नाउ? यस मैम। चलो बढ़िया, ठीक है। अब रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन दिया और क्या मिल गया हमको? हमारा डीएनए था, इस डीएनए में क्या हो गया? कट लगा दिए हमने। अब कट लगा दिए तो क्या हो गया? कट लगाने के बाद काफी सारे फ्रेगमेंट्स मिल गए हमको, ठीक है। काफी सारे फ्रेगमेंट्स मिल गए हमको, मिले ऐसे। लेकिन अभी हमको चाहिए क्या था? मान लो सपोज ये वाला चाहिए था, ठीक है। ये वाला हमारा डिजायर्ड फ्रेगमेंट है, हमें ये चाहिए। तो अब हम क्या कर देंगे? यहाँ पे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करा देंगे। क्या करा देंगे यहाँ पे? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है आपका? साइज के बेस पे सेपरेशन होता है इन एनी इलेक्ट्रिकल फील्ड। हम इलेक्ट्रिकल फील्ड लगाते हैं हमारे डीएनए के सैंपल को लोड करके, और वहां पे जो सेपरेशन होता है वो किस बेसिस पे होगा? सेपरेशन किस बेसिस पे होगा बेटा? बोलो, साइज के बेस पे होगा या चार्ज के बेस पे होगा? मैम चार्जेस के बेसिस पे। अच्छा, कौन सा बेस कौन सा चार्ज होता है डीएनए में? मैम नेगेटिवली चार्ज। नेगेटिवली चार्ज होता है। क्यों होता है नेगेटिवली चार्ज? जल्दी से बताओ। सही बता रहे हो, नेगेटिवली चार्ज होता है। नेचर कैसा होता है? एसिडिक होता है, बेसिक होता है? डीएनए का नेचर कैसा होता है? एसिडिक होता है, बेसिक होता है? एसिडिक। हाँ भाई, नाम ही उसका है डीएनए। क्या नाम होता है आपका? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। एसिडिक है और निगेटिवली चार्ज है। बिल्कुल सही बताया, निगेटिवली चार्ज है। बट क्यों है निगेटिवली चार्ज? देखो, हर वाई का क्वेश्चन का आंसर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। साइंस पढ़ रहे हो, आपका वाई होना चाहिए और उस वाई का आंसर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो बता दो क्यों होता है नेगेटिवली चार्ज बेटा? नहीं पता, कोई बात नहीं। आपका फॉस्फेट जो है ना, जो आपका फॉस्फेट है ना, उस पर कौन सा चार्ज पाया जाता है? निगेटिवली चार्ज। दैट्स व्हाई जब ये फॉस्फेट ऐड होता है तो पूरा ये जो बैकबोन होता है वो कैसा चार्ज हो जाता है हमारे डीएनए का? निगेटिवली चार्ज। अभी क्लियर है कि क्यों होता है? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, क्यों होता है फॉस्फेट का चार्ज निगेटिव? अरे सॉरी, आपका डीएनए क्यों निगेटिव होता है? ड्यू टू फॉस्फेट। क्लियर है? यस मैम। नेगेटिव नेचर इज ड्यू टू फॉस्फेट। तो चलो हमने लगा दिया। अब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब तुम लोगों से मैंने पूछा कि किसके बेसिस पे करता है?
चार्ज के बेसिस पे करता है या फिर साइज के बेसिस पे सेपरेशन करता है? ठीक है, सेपरेशन टेक्निक है, किसके बेसिस पे करेगा? तो मेरी एक बात का जवाब देना, चार्ज की बात करो। ये फ्रेगमेंट्स है, ये फ्रेगमेंट्स है हमारे पास, ठीक है। इस पे कौन सा चार्ज होगा इस फ्रेगमेंट से? निगेटिव। चार्ज। इस पे भी निगेटिव, इस पे भी निगेटिव, उस पे भी निगेटिव, उस पे भी निगेटिव, उस पे भी निगेटिव। तो ये बताओ मैं सेपरेट कैसे करूं? मैं सेपरेट कैसे करूं? कर पाऊंगी क्या? नो मैम। देखो स्कूल में हम बोलते हैं ना लाइन ऑर्डर करो, ठीक है, असेंबली में। अब अगर मैं बोलूं कि यूनिफॉर्म के बेस पे कर लो, अब सबका यूनिफॉर्म सेम है, तो कैसे करोगे? किसको आगे खड़ा करे, किसको पीछे खड़ा करे? कर पाओगे क्या? No, इज इट ma'am. नॉट पॉसिबल? बट मैं बोलूं हाइट के अकॉर्डिंग कर लो भाई, अरेंज करो, अरेंज योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू योर हाइट। सब अपनी अपनी हाइट को देख के कि अच्छा ये हमसे लंबा है तो हम क्या करें, इसके आगे चले जाएं, ये हमसे छोटा हम पीछे चल जाते। अरेंज हो जाओगे, सब हो जाओगे अरेंज, तो है ना? वैसे ही यहाँ हम कर क्या रहे हैं, हमारे डीएनए के फ्रेगमेंट्स को अरेंज कर रहे हैं। तो अगर मैं कह दूं भाई चार्ज के बेसिस पे अरेंज हो जाओ, तो सभी के पास तो नेगेटिव चार्ज है, यूनिफॉर्म सेम है सबका, हो पाएंगे क्या? हो पाएंगे क्या? इज ma'am. इट नॉट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? बोलो जल्दी, इज इट पॉसिबल? नो चार्ज मैम। साइड से होंगे। तो चार्ज के बेसिस पे तो नहीं करेंगे, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, किसके बेसिस पे करेंगे बेटा? साइज के बेसिस पे करेंगे, साइज के बेसिस पे। तो अभी देखो क्या होता है, एक ऐसा जेल होता है आपका, ठीक है, एक ये जेल होता है हमारा, किससे बना होता है ये जेल? बताओ। मैम एगरोस जेल। मैम एगरोस एक्सट्रैक्ट से, ठीक है, सीवीड्स। सीवीड से ऑब्टेन ये एक है, इसमें ऐसे वेल्स पाई जाती हैं, ठीक है, इसमें ऐसे वेल्स पाई जाती हैं। तो अब जब हमने क्या कर दिया, हमारा सैंपल यहाँ पे डाउनलोड कर दिया, सैंपल मतलब ये डीएनए के फ्रैगमेंट्स जो थे हमारे सैंपल में, हमने उसको रेस्ट्रिक्टाइजेशन करवाने के बाद यहाँ पे कर दिया भाई, ठीक है, कर दिया। अब क्या होगा, अब ऐसे बैंड बन जाएंगे, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, ठीक है, इस तरह से बैंड ऑब्टेन हो जाएंगे, ठीक है, ये डीएनए बैंड्स कहलाएंगे। ठीक, अब देखो होता क्या है, यहाँ पे जो सबसे छोटा होगा, जो सबसे छोटा होगा उसका मूव करना क्या होगा, मैंने कहा था कि अकॉर्डिंग टू हाइट लाइन लगा लो। तो सबसे छोटा वाला कहाँ था लाइन में, सबसे आगे, तो ये सबसे आगे आ जाएगा, ठीक है। जो सबसे छोटा बैंड होगा वो कहाँ आ जाएगा आपका, सबसे आगे। जो शार्प बैंड होंगे, मोटे बैंड होंगे, वो कहाँ रह जाएंगे, पीछे। क्लियर है? तो साइज के अकॉर्डिंग सेपरेशन हो गया, यहाँ पे हो गया साइज के अकॉर्डिंग सेपरेशन, सेपरेट कर लिया, ठीक है, सेपरेट कर लिया हमने। अभी देखो करना क्या है, अभी इसको, इस डीएनए को हम करते क्या है, जो हमारा होस्ट सेल है, ठीक है, हमारा एक होस्ट सेल है, उसके अंदर लेकर जाना है हमें, ठीक है। अब डीएनए को करना क्या है, हमें इंट्रोड्यूस कराना है, कहाँ पे बेटा, होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस कराना है। तो क्या करे, भेज दे इसको ऐसे ही, भेज दे, चले जाओ होस्ट सेल के पास इंट्रोड्यूस हो जाओ? नहीं, ऐसा नहीं करते। अब हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे एक टूल यूज करेंगे, ठीक है। अब एक नया टूल आज पढ़ने जा रहे हैं डिटेल में, वो टूल क्या कहलाता है आपका, वेक्टर। क्या कहलाता है ये टूल आपका, वेक्टर, ठीक है। तो आज हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, बेसिकली अच्छे से डिटेल में वेक्टर पढ़ेंगे। तो उसके पहले का कुछ कुछ ओवरव्यू समझ में आया, बताओ। यस मैम। चलो ठीक है, बढ़िया। अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो, वेक्टर है क्या आपका, वेक्टर है क्या, वेक्टर क्या है बेटा, व्हीकल नाम सुना है कभी? यस मैम। यस मैम। क्या होता है, वाहन, मैम ट्रांसफर, मैम एक ट्रांसफर, ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन में जो भी आपका यूज किया जाता है वो क्या होगा, आपका व्हीकल होगा, ठीक है। तो ये भी एक व्हीकल है, इसको क्या बोला जाता है, आपका जेनेटिक व्हीकल बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये क्या करा रहा है, हमारे डीएनए फ्रेगमेंट को बैठा रहा है और होस्ट सेल में पहुंचा रहा है, ठीक है। आ रही है बात समझ में, क्या कर रहा है ये, यस हमारे मैम। डीएनए फ्रेगमेंट को बैठा रहा है अपने वेक्टर में, और क्या कर रहा है, इसको पहुंचा रहा है कहाँ पे, हमारे डिजायर्ड जो होस्ट सेल है वहां पे। तो ये क्या करता है भाई, क्या कैरी कर रहा है, विच कैरी, व्हीकल है, और कैरी क्या कर रहा है, डीएनए, मैम कौन डीएनए सा डीएनए,
मैम फॉरेन फॉरेन डीएनए। क्यों फॉरेन डीएनए बोल रहे हैं भाई इसको? क्योंकि ये जो होस्ट सेल है उसका डीएनए नहीं है, होस्ट सेल में किसी दूसरे का डीएनए डाल रहे हैं, तो फॉरेन डीएनए बोलेंगे। क्लियर है? ठीक है। कहाँ लेके जा रहा है? एड्रेस क्या है इसका? मैम होस्ट सेल। एड्रेस क्या है इसका? इनटू दी होस्ट सेल। और ये होंगे कैसे? इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, एंड दे आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग। कैसे होंगे? सेल्फ रेप्लिकेटिंग। सेल्फ रेप्लिकेटिंग होंगे। कैसे होंगे? सेल्फ रेप्लिकेटिंग। सेल्फ रेप्लिकेटिंग का मतलब क्या है? रेप्लिकेशन वर्ड पता है क्या होता है? बताओ, पता है किसी को? रेप्लिकेशन सुना है कभी? रेप्लिका, रेप्लिका दैट मीन्स कॉपी बनाना, टू मेक देयर कॉपीज, टू मेक देयर कॉपीज। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ये रेप्लिका बना रहे हैं, मतलब सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। अपनी कॉपी खुद ही से बनाने की प्रॉपर्टी है इसमें। ठीक है, अपनी कॉपी को खुद से बनाने की प्रॉपर्टी है इसमें। तो सेल्फ रेप्लिकेटिंग समझ में आया? तो ये एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए। आपका जो भी वेक्टर होगा वो हमेशा कैसा होगा? कैसा होगा? बोलो जल्दी। मैम सेल्फ रेप्लिकेटिंग। सेल्फ रेप्लिकेटिंग होगा। रुचि, गरिमा, ये लोग हो क्लास में? रिप्लाई भी करो। ठीक है। व्हीकल है, फॉरेन डीएनए को कैरी करता है कहाँ? होस्ट सेल में, एंड विच इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग। इसीलिए इसको एक और नाम दिया गया है। व्हीकल क्यों बोलते हैं? इसको बोला जाता है जीन टैक्सी। क्या बोला जाता है इसको? जीन टैक्सी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब एक चलो एक और थोड़ा सा रिप्लाई दे दो। कोई गेस करना है या फिर पता हो आपको तो बता दो। वेक्टर पाया कहाँ जाता है? प्रोकैरियोट्स में या यूकैरियोट्स में? मैम प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में। कितने लोग हैं? अब सबको रिप्लाई करना है, सब रिप्लाई करोगे। चलो सब रिप्लाई करो, बहुत लेजी लोग हो भाई। चलो सब रिप्लाई करो। जब तक सब रिप्लाई नहीं करोगे ना तो आगे तो मैं नहीं बताऊंगी। चलो करो जल्दी से। प्रोकैरियोट में। प्रोकैरियोट में। और बाकी प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट। ठीक है। और बोलो 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 सब एक दूसरे का सुन के। प्रोकैरियोट प्रोकैरियोट प्रोकैरियोट, जल्दी बोलो भाई। प्रोकैरियोट में पाया जाता है बेटा, प्रोकैरियोट में तो पाया ही जाता है, लेकिन कभी सुना है ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर? नाम सुना है? हेलो, नाम सुना है आप लोगों ने? ईस्ट क्रोमोसोम, सॉरी ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोमल वेक्टर, नाम सुना है? ईस्ट क्या होता है? ईस्ट की सेल क्या होती है? प्रोकैरियोट या यूकैरियोट? प्रोकैरियोट या यूकैरियोट? यूकैरियोट। यूकैरियोट। किसने बोला प्रोकैरियोट? यूकैरियोट होती है बेटा। ईस्ट की सेल क्या होती है? ईस्ट हमारा यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। तो प्रोकैरियोट में भी पाया जाएगा और किसमें पाया जाएगा? हमारे यूकैरियोट्स में भी पाया जाएगा। तो वेक्टर्स आर प्रेजेंट इन यूकैरियोट एज वेल एज इन प्रोकैरियोट। यूकैरियोट का एग्जांपल क्या है आपका? ईस्ट। क्लियर है? दोनों में पाया जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? चलो नेक्स्ट स्लाइड चलें। यस मैम। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर की बात करते हैं। अब भाई बहुत सारी सेल्स हैं, ठीक है, बहुत सारी सेल्स हैं हमारे पास। किसी को भी ले ले एज अ वेक्टर? ले लें किसी को भी एज अ वेक्टर? नहीं, ऐसा तो नहीं कर सकते। अब एक चेयर है, क्या इसको एज अ व्हीकल यूज कर सकते हैं? नहीं। लेकिन एक साइकिल है, उसको यूज करोगे? यस मैम। करोगे उसको। ठीक है, कार है उसको यूज करोगे। ठीक है, कोई टैक्सी है उसको यूज करो। तो क्यों कर रहे हो? कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके, कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है ना, तभी तो वो हमको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाएगा। अगर उसमें वो प्रॉपर्टी नहीं पाई जाएगी तो क्या हम पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे। तो अब इस वेक्टर में भी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, कुछ यूनिक चीजें होनी चाहिए कि भाई ये होंगी तभी ये वर्क करेगा। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी होती है आपका ओराइसी। ठीक है, ओराई, ये क्या होता है आपका? क्या कहा जाता है इसको? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन। ठीक है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या होता है बेटा? नाम से पता चल रहा है, यहीं से रेप्लिकेशन होना शुरू होगा। इसी साइड से क्या होगा? हमारा रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। तो मैंने अभी बताया वेक्टर को कि वेक्टर विल बी सेल्फ रेप्लिकेटिंग, है ना? वेक्टर कैसा होना चाहिए आपका? सेल्फ रेप्लिकेटिंग होना चाहिए। तो अगर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन नहीं पाया जाएगा तो क्या सेल्फ रेप्लिकेशन होने के चांसेस है?
है क्या? No, ma'am. है। तो ओरिसी पाया जाना चाहिए सीक्वेंस वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट्स। ठीक है, क्लियर है? ठीक है। Yes, ma'am. दूसरा कॉपी नंबर। ठीक है, इसका जो कॉपी नंबर है वो कैसा होना चाहिए? कॉपी नंबर कैसा होना चाहिए? कॉपी नंबर क्या है? कॉपी नंबर क्या है? रेप्लिकेट हो रहा है ना, तो कितनी कॉपीज बनाएगा? ठीक है, कॉपी नंबर क्या है कि नंबर ऑफ टाइम्स वेक्टर जो है वो गोइंग टू बी रेप्लिकेट। ठीक है, नंबर ऑफ टाइम्स वेक्टर इज गोइंग टू बी Replicate. ठीक है, कितनी बार रेप्लिकेट हो रहा है। तो एक बात बताओ, अब ये कॉपी नंबर कम होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए? कम होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए? Ma'am, ज़्यादा. है ना? अगर 500 रुपए की बात करो और 100 रुपए की बात करो तो कौन सा वाला अच्छा लगेगा? मैं बोली 100 रुपए ले लो या 500 रुपए ले लो, भाई 500 वाला। तो वैसे ही यहाँ जितनी ज्यादा कॉपीज बनाएगा उतना ही हमारा फायदा है। तो कॉपी नंबर शुड बी हाई। कितना कॉपी नंबर कैसा होना चाहिए? हाई हम- होना चाहिए। ठीक है, जितना ज्यादा अगर एक आपका एप्लीकेशन कोई सॉरी एक आपका वेक्टर है जो क्या कर रहा है, हाई नंबर ऑफ कॉपीज बना रहा है और एक कंपेयर टू लेस बना रहा है, तो हम कौन वाला सेलेक्ट करेंगे? आपका जो हाई नंबर ऑफ कॉपीज बनाएगा। इज इट क्लियर? ठीक है। Yes. अब देखो दूसरा क्या होगा आपका, जितना ज्यादा हाई नंबर ऑफ कॉपी, हाई नंबर ऑफ कॉपी उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा? हाई क्वालिटी वेक्टर। उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा हमारा? हाई क्वालिटी वेक्टर। Factor. ठीक है, isn't it? अब देखो साइज ऑफ द वेक्टर, दूसरा क्या होता है हमारा? साइज ऑफ द वेक्टर। तो अब बताओ, चलो साइज कैसा होना चाहिए? चलो बताओ, कॉमन सेंस लगाओ, कैसा साइज होना चाहिए? Small. जैसे देखो क्या होता है, ट्रैफिक में जो बड़े व्हीकल्स होते हैं ना उनको फंसने के चांसेस ज्यादा होते हैं। छोटा वाला व्हीकल क्या होगा, कोई साइकिल से होगा तो निकल जाएगा चुपचाप एकदम, है ना? होता है ऐसा। तो साइज ऑफ द वेक्टर शुड बी स्मॉल। साइज ऑफ द वेक्टर शुड बी Small. स्मॉल। ठीक है, तो क्यों होना चाहिए स्मॉल? क्योंकि अगर स्मॉल होगा तो क्या कर लेगा? ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो जाएगा आपका? Easy. ट्रांसफॉर्मेशन बिकम इजी। यस, ठीक है, साइज ऑफ वेक्टर जो है आपका स्मॉल होना चाहिए। तीसरा आपका क्या होगा? क्लोनिंग साइट। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी क्या है आपकी? Cloning. क्लोनिंग साइट। तो क्लोनिंग साइट कैसी होनी चाहिए आपकी? क्लोनिंग साइट कैसी होनी चाहिए? क्या है क्लोनिंग साइट? बेसिकली जहां पे क्लोनिंग साइट क्या होती है, जहां पे आपका फॉरेन डीएनए जो है बेटा वो क्या होगा? आपका जो फॉरेन डीएनए है वो क्या होगा? इंसर्ट होगा। ठीक है, जहां पे आपका वेयर फॉरेन डीएनए गेट इंसर्ट। ठीक है, जहां पे आप क्या करोगे? फॉरेन डीएनए को इंसर्ट करोगे, वही आपका क्या होगा? क्लोनिंग साइट होगा। अब थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। अभी इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, अभी मैं सॉल्व भी कराऊंगी। ठीक है, सबका ध्यान इधर। एक बात सुनो, क्लोनिंग साइट क्या होती है आपकी? जहां पे आके आपका फॉरेन डीएनए इंसर्ट करेगा। अब देखो वो साइट जहां पे रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन कराएंगे, हम वेक्टर को भी कट करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे? ये हमारा वेक्टर है, चलो ये हमारा क्या है? वेक्टर है। ठीक है, अब इस वेक्टर को, और ये हमारा क्या है? डीएनए। ये हमारा डीएनए। ठीक है, ये हमारा डीएनए और ये हमारा वेक्टर है। अब एक बात बताओ, क्या होगा? पहले यहाँ कोई जगह दिख रही है क्या तुमको जहां हम इस डीएनए को फिट कर दे? नहीं। No, तो ma'am. यहाँ हम क्या करेंगे? पहले कट करेंगे, ये कट करेंगे। ठीक है, और सेम उसी रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन से, इस चीज को ध्यान में रखना, जिस रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन से इसको कट किया है, जिस रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन से इसको कट किया है, उसी रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन से हम इस अपने डीएनए को भी कट करेंगे। इज इट क्लियर? Yes, ठीक है, ma'am. Yes, ma'am. तभी ये कंपैटिबल होंगे। when they both are cut with the same restriction digestion, then it will be compatible to each other। एक दूसरे को पसंद करेंगे, एक दूसरे के लिए जगह, इसको यहाँ से कट हुआ, इसके पास भी सेम साइट है, दोनों जाके लाइगेट हो जाएंगे, इजिली। ठीक है, तो ये चीज क्लियर है, ये पॉइंट दिमाग में एकदम रख लेना, इससे क्वेश्चन अभी सॉल्व कराऊंगी। ठीक है,
तो कंपैटिबिलिटी के लिए चाहिए क्या, कंपैटिबिलिटी के लिए चाहिए क्या बेटा, बताओ। कंपैटिबिलिटी के लिए क्या चाहिए, सेम क्लोनिंग साइट होनी चाहिए। जिस रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन से हम अपना वेक्टर को कट कराएंगे, सेम उसी रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन से हम अपने डीएनए को भी कट कराएंगे। इज इट क्लियर? यस मैम। ठीक है। अब अगला देखो क्या आता है आपका, सेलेक्टेबल मार्कर। ठीक है, सेलेक्टेबल मार्कर। अब ये नहीं होता बेटा कहानी बस कि इंट्रोड्यूस करा के छोड़ दिया, क्या बायोटेक की एप्लीकेशन खत्म, यहाँ इंट्रोड्यूस करा दिया, वाह सक्सेसफुली जो है हमारा डीएनए वो चला गया, हमने होस्ट सेल के अंदर भेज दिया, यहाँ तक भी डन नहीं हुआ। अब हम क्या करेंगे, अब हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि गया भी कि नहीं गया, ट्रांसफॉर्म हुआ भी या नहीं हुआ सक्सेसफुली, और ट्रांसफॉर्म हुआ तो हुआ, क्या वही वाला ट्रांसफॉर्म हुआ जो हम करना चाहते थे? ऐसा तो नहीं सिर्फ वेक्टर ही अकेला जाके ट्रांसफॉर्म हो गया, उसमें डीएनए अटैच ही नहीं हो पाया, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट बन ही नहीं पाया। तो ये सब किससे चेक करते हैं हम, सेलेक्टेबल मार्कर से। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं इसको, हेल्प्स टू आइडेंटिफाई। क्या आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो ट्रांसफॉर्म हुआ है सेल में या नहीं, दोनों सही सही हो रहे हैं, ये कॉम्बिनेशन मिलना चाहिए। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्लस ट्रांसफॉर्म सेल, तब तो हमारी सारी मेहनत सही है। अदरवाइज नॉन रिकॉम्बिनेंट और ट्रांसफॉर्म्ड हो, क्या लेना देना, और न ट्रांसफॉर्म भी ना हो तो और फिर कोई मतलब नहीं। ठीक है ना, तो सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं चाहिए, कैसा कॉम्बिनेशन चाहिए कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए जाके ट्रांसफॉर्म हो जाए। तो इसको पहचानने के लिए बेटा क्या होता है, कुछ सेलेक्टेबल मार्कर्स पाए जाते हैं। इसको पहचानने के लिए क्या होता है, हमारा जो वेक्टर होता है उसमें मार्कर्स पाए जाते हैं। ठीक है, उनके थ्रू हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि ट्रांसफॉर्म हुआ या नहीं। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताऊंगी। चलो आते हैं एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर्स में, ये तो वेक्टर की बात थी। अब कितने टाइप ऑफ वेक्टर होते हैं, कौन कौन से वेक्टर यूज करते हैं, तो सबसे पहला, सबसे पुराना, सबसे अच्छा कौन सा है हमारा, प्लाज्मिड वेक्टर। कौन सा है हमारा, प्लाज्मिड वेक्टर। ठीक है, क्या होता है प्लाज्मिड वेक्टर, कहाँ होता है, पता है किसी को, कभी सुना है नाम प्लाज्मिड? यस मैम। कहाँ? मैम बैक्टीरियल सेल्स में। यस, क्या होता है ये बैक्टीरियल सेल का, तो पहला चीज तो कहाँ पाया जाता है बेटा, प्रोकैरियोट्स में। कहाँ पाया जाता है ये आपका, प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। ठीक है, क्लियर। दूसरी चीज कहाँ आपका होता है, कैसे, क्या है ये मतलब, मैम दे आर सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड क्रोमोसोम डीएनए ऑफ बैक्टीरियल सेल। क्रोमोसोमल डीएनए और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, ये डीएनए नहीं है, ये आपका ओरिजिनल वाला डीएनए नहीं है भाई, ये कैसा है आपका एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है। प्लाज्मिड में जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए पाया जाए, सॉरी बैक्टीरिया में जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। तो ये है क्या आपका एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। ठीक है, क्या है ये हमारा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है। ठीक है, फिर कैसा होता है आपका, सर्कुलर होता है। ठीक है, सर्कुलर डीएनए है। फिर क्या प्रॉपर्टी इसका कैरेक्टरिस्टिक्स होगा आपका, कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। फिर सेल्फ रेप्लिकेटिंग होगा या नहीं, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होगा, अगर सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता ही नहीं तो इसको एज अ वेक्टर यूज ही नहीं किया जाता। ठीक है, दूसरा आपका इसकी एक प्रॉपर्टी होती है बेटा कि ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस शो करता है। ठीक है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस शो करता है। रेजिस्टेंस मतलब क्या करेगा, ये जो भी एंटीबायोटिक आएगी उसको काम करने नहीं देगा, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस शो करेगा। और यही वाला पार्ट आपका वायरुलेंस भी होता है जो इन्फेक्शन कॉज करता है। ठीक है, यही वाला पार्ट आपका क्या करता है, वायरुलेंस होता है और इन्फेक्शन कॉज करता है। तो ये आपका प्लाज्मिड हो गया। है क्या ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म में होता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग करेगा, इसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पाया जाएगा, वायरुलेंस होगा, और कहाँ पाया जाता है, बैक्टीरियल सेल में। ठीक है, चलो
अब दूसरा वेक्टर है हमारा PBR 322 ठीक है, PBR 322। चलो एक कोशिश करते हैं यहाँ पे वेक्टर ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, ये वेक्टर हो गया। अब इस वेक्टर में क्या होता है बेटा, डिफरेंट डिफरेंट साइड पाए जाते हैं। ठीक है, इस वेक्टर में डिफरेंट डिफरेंट साइड पाए जाते हैं। तो पहला इसका क्या प्रॉपर्टी होती है, किसी भी वेक्टर की क्या होना चाहिए यहाँ मैम पे? origin of replication. यस, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इज प्रेजेंट। ठीक है, फिर एक साइड और पाई जाती है ROP। ठीक है, फिर एक साइड पाई जाती है आपकी यहाँ पे टेट्रास ये भाम H1 और क्या? टेट्रास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। और एक यहाँ पे पाई जाएगी आपकी कौन सी? मैम एम्पीसिलिन। ampicillin. ठीक है, कौन सी पाई जाती है? एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस। और एक यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे भी होता है। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग रेस्ट्रिक्शन। अब यहाँ होगा क्या इस साइड पे? इस साइड पे होगा क्या? इन सारे साइड पे अलग अलग रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन की साइड्स पाई जाएंगी। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की साइड पाई जाएंगी। तो आपके आरओपी में कौन सी साइड पाई जाती है? आरओपी में कौन सी साइड पाई जाती है? PBU सेकेंड। सेकंड। ठीक है, PBU सेकेंड। टेट्रासाइक्लिन में कौन कौन सी पाई जाती है आपकी? मैम भाम H1 BAM-H1 और साल्वन। और साल्वन पाई जाती है। यस, वेरी गुड। फिर उसके बाद एम्पिसिलिन में कौन कौन सी पाई जाती है? PST1 और PST1 एंड PVU1. 1। ठीक है, फिर यहाँ पे कौन सी पाई जाती है आपकी? एक तो हिंड 3 सॉरी हिंद 2 पाई जाएगी। और फिर क्या पाया जाएगा आपका? एक इको R1। कौन सी साइड पाई जाएगी? इको R1 यस मैम। इको R1 पाई जाएगी। और एक मैम CL11 CL11. ठीक है, ठीक। तो ये सारे आपके क्या हो रहे हैं यहाँ पे? साइड पाए जा रहे हैं। ठीक है, ये सारे आपके क्या पाए जा रहे हैं यहाँ पे? साइड पाए जा रहे हैं। अब यही साइड बेटा इसको हेल्प करते हैं सिलेक्शन प्रोसेसेस में। यही जो आपके रेस्ट्रिक्शन साइट है वही हेल्प करते हैं किसमें? सिलेक्शन प्रोसेस में। अब मुझे एक बात बताओ, वेक्टर और जो आपका फॉरेन DNA कॉम्प्लीमेंट कब होंगे एक दूसरे के? कंपेटिबल कब होंगे एक दूसरे से? कब कंपेटिबल होंगे? सेम क्लोनिंग साइट होगी। जब क्या होगी? क्लोनिंग साइट सेम होगी, मतलब सेम रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन से दोनों में कट किया जा रहा होगा। अगर PST1 से हम वेक्टर को कट कर रहे हैं तो PST1 से ही हम अपने डिजायर्ड DNA फ्रेगमेंट को भी कट करेंगे। करेंगे या नहीं करेंगे? ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? कुछ सिलेक्शन जो मार्कर्स है उनको क्या करेंगे यहाँ पे? सॉरी, जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसको चेक करेंगे। ठीक है, तो सिलेक्शन प्रोसीजर को चेक करने के लिए हमने क्या क्या लिया? आपका फॉरेन DNA लिया और क्या लिया? हमारा वेक्टर लिया PBR 322। चलो इन दोनों को मैंने कट करवाया, दोनों को ही डाइजेस्ट करवा दिया। किससे? आपके BAM-H1 से। ठीक है, किससे डाइजेस्ट करवा दिया मैंने? BAM-H1 से डाइजेस्ट करवा दिया। अब एक बात बताओ, BAM-H1 से जब डाइजेस्ट करवाया तो ये रिकॉम्बिनेंट DNA बन गया, ट्रांसफॉर्म्ड हो गया। अब ट्रांसफॉर्म करने के बाद हम इसको ग्रो करेंगे। दो कल्चर लेंगे, एक एम्पिसिलिन वाला कल्चर लेंगे और एक टेट्रासाइक्लिन वाला कल्चर लेंगे। क्लियर है? एक एम्पिसिलिन वाला कल्चर लेंगे और एक टेट्रासाइक्लिन वाला कल्चर लेंगे। जब हम इस कल्चर में इसको ग्रो कराएंगे, इस ट्रांसफॉर्म सेल को, ठीक है, तो एक बात बताओ कि कौन सा वाला ग्रो होगा और कौन सा नहीं होगा? या दोनों ही ग्रो होंगे या दोनों ही नहीं ग्रो होंगे? एनी गेस? मैम एम्फिसिलिन वाला ग्लो हो जाएगा और टेट्रासाइक्लिन वाला ग्रो नहीं होगा। बाकी लोग, बाकी कोई बताना चाहेगा कौन सा ग्रो होगा कौन सा नहीं ग्रो होगा? देखो होता क्या है यहाँ पे, मैंने कहा मैंने वेक्टर को डाइजेस्ट किया है किससे? BAM-H1 से। ठीक है, BAM-H1 कहाँ पाया जाता है? आपका टेट्रासाइक्लिन वाले साइड पे। ठीक है, तो हमारा DNA यहाँ जाके बैठ गया, हमारा DNA यहाँ जाके बैठ गया टेट्रासाइक्लिन वाले रीजन में। तो टेट्रासाइक्लिन वाला तो रीजन डिस्टर्ब हो गया ना, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस वाला रीजन क्या हो गया? हमारा डिस्टर्ब हो गया। तो जब टेट्रासाइक्लिन वाला रीजन डिस्टर्ब हो गया तो अब क्या ये ग्रो करेगा? टेट्रासाइक्लिन वाले कल्चर में ग्रो करेगा क्या? डिस्टर्ब हो गया है तो नहीं ग्रो करेगा। लेकिन एम्पिसिलिन वाले में ग्रो करेगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि वो साइट तो बनी हुई है। ठीक है,
तो ग्रो करने के लिए वो साइट एज इट इज चाहिए, तभी तो ग्रो करेगा उससे, ठीक है। उसके लिए रेजिस्टेंस नहीं दे रहा है, ग्रो करेगा। लेकिन यहाँ पे तो ये टेट्रासाइक्लिन वाली साइट डिस्टर्ब हो गई, तो क्या ये ग्रो करेगा? नहीं ग्रो करेगा, ठीक है। यस मैम। चलो अब अगर इसी से क्वेश्चन करेंगे, अभी पहले एक दो क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, ताकि थोड़ा सा क्लियरिटी आ जाए। अब हमने क्या किया, अब फिर से बताना, ठीक है। अब इन दोनों को हमने किससे कर दिया डाइजेस्ट? PST1 से। किससे डाइजेस्ट कर दिया? PST1 से। तो अब बताओ कि कौन सा वाला ग्रो करेगा, कौन सा वाला नहीं ग्रो करेगा? मैम अभी टेट्रासाइक्लिन वाला ग्रो करेगा और एम्फिसिलिन वाला ग्रो नहीं करेगा। ठीक है। PST1 की साइट कहाँ पे पाई जाती है बेटा? क्यों करा रही हूँ ये मैं प्रैक्टिस, ताकि आपके दिमाग में वो डायग्राम बैठ जाए। इससे क्वेश्चन आते हैं तो बस फटाफट जैसे ही देखो वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ठीक है। तो PST1 वाली साइट कहाँ पाई जाती है आपके? एम्फिसिलिन रीजन में या टेट्रासाइक्लिन वाले रीजन में? मैम एम्फिसिलिन। ठीक है। बस एक ही लोग हैं क्या क्लास में? बाकी लोग क्या कर रहे हैं? बेटा थोड़ा सा कम्युनिकेट तो करो, आंसर तो दो। गलत भी होगा तो भी अगली बार फिर सही होगा, ठीक है। तो एम्फिसिलिन वाला ग्रो नहीं करेगा और टेट्रासाइक्लिन वाला ग्रो करेगा, ठीक है। चलो अभी दूसरा फॉरेन डीएनए लिया हमने, और क्या किया यहाँ पे? एक को SMA1 से कर दिया और इसको BAMH1 से कर दिया। अब बताओ कि क्या होगा, ठीक है। मैम फर्स्ट फॉरेन डीएनए किस पे किया है? SMA1 से किया है, SMA1 से किया है, ठीक है। और दूसरे वाले को किससे डाइजेस्ट कर दिया? BAMH1 से कर दिया। मतलब हमारे वेक्टर जो है वो BAMH1 से डाइजेस्ट है और फॉरेन डीएनए SMA1 से डाइजेस्ट है। अब बताओ एम्फिसिलिन में ग्रो करेगा या टेट्रासाइक्लिन में ग्रो करेगा? जल्दी, थोड़ा ट्रिकी हो गया अब। मैम अब एम्फिसिलिन में ग्रो करेगा और टेट्रासाइक्लिन में ग्रो नहीं करेगा। एम्फिसिलिन में ग्रो करेगा और टेट्रासाइक्लिन में ग्रो नहीं करेगा, क्यों भाई? मैम क्योंकि BAMH1 और SAL1 मैम ये टेट्रासाइक्लिन साइट पर आते हैं। और कोई? अभी मैंने क्या बताया था बेटा? कंपैटिबिलिटी बताया था। यस मैम। कंपैटिबिलिटी, क्लोनिंग साइट की कंपैटिबिलिटी। कंपैटिबिलिटी है क्या यहाँ पे? जरा सा मुझे ये बता दो। सेम रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन से डाइजेस्ट हो रहे हैं क्या? ये SMA1 से हो रहा है, ये BAMH1 से हो रहा है, सेम है क्या रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन? बोलो बोलो जल्दी बोलो, सेम है क्या? नहीं है सेम। तो कंपैटिबल हुआ क्या? नहीं हुआ। तो क्या रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनेगा? रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनेगा क्या? बनेगा ही नहीं। ये कैसा वाला बनेगा आपका? नॉर्मल वेक्टर चलाएगा सेल में ट्रांसफॉर्म होके। तो वेक्टर के पास तो एम्फिसिलिन भी है और टेट्रासाइक्लिन भी है, तो दोनों ही में नहीं ग्रो हो जाएगा? फिर दोनों में नहीं ग्रो हो जाएगा? बोलो जल्दी। मैम फर्स्ट स्टेप द्वारा से बताना जो क्लोनिंग साइट वाला है। देखो हम क्या करते हैं, हमारी क्लोनिक साइट लेते हैं, ठीक है। क्लोनिक साइट क्या होती है? क्लोनिंग साइट में हम कंपैटिबिलिटी देखते हैं, किसके किसके बीच में? वेक्टर और हमारे फॉरेन डीएनए के बीच में। तो कंपैटिबिलिटी है क्या बेटा? कंपैटिबिलिटी का मतलब क्या हो जाएगा कि जो हमारी साइट है, जो हमारी साइट है वो भी उसी सेम रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन से डाइजेस्ट होगी जिससे कि हमारा वेक्टर डाइजेस्ट हुआ है, तभी तो दोनों क्या होंगे? एक दूसरे के साथ फिट हो जाएंगे। ये वाली स्लाइड अभी पढ़ाया था, ये वाली, ठीक है। जिस रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन से हम कट करेंगे यहाँ पे, उसी सेम रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन से हम कट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तभी तो न्यूक्लियोटाइड की सेम सीक्वेंसेस मिलेंगी और यहाँ अटैच हो जाएंगी, तभी मिलेंगी ना। आ रही है बात समझ में? तो कंपैटिबल है, एक दूसरे को पसंद कर रहा है। क्यों पसंद कर रहा है? क्योंकि जहां इसको जाना था वही उसको भी जाना था, मतलब दोनों का टारगेट सीक्वेंस सेम है, ठीक है। क्योंकि एक ही रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन से कट किया है, उसी सेम न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को कट किया है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता? क्या एक दूसरे के पास साइट ही नहीं मिल रही है तो क्या लाइगेट होंगे एक दूसरे के साथ? नहीं होंगे। होंगे क्या? होंगे ही नहीं लाइगेट, ठीक है। क्लियर? यस मैम। अभी क्लियर है ये चीज, ठीक है। तो जब लाइगेट नहीं होंगे, इन दैट केस जब डीएनए आपका लाइगेट नहीं होता तो वो डीएनए कैसा कहलाता है आपका? नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए। कैसा कहलाता है? नॉन रिकॉम्बिनेंट, ठीक है। रिकॉम्बिनेशन हुआ ही नहीं। रिकॉम्बिनेशन क्या है? फॉरेन डीएनए का इंसर्शन हो गया वेक्टर में, रिकॉम्बिनेशन हो गया, रिकम्बाइन कर गए, दो अलग अलग जेनेटिक मटेरियल ने आपस में खुद को रिकम्बाइन कर लिया,
इज इट? ठीक है, लेकिन अभी तो हुआ ही नहीं ना बेटा। हुआ क्या यहाँ पे? रिकॉम्बिनेशन हुआ ही नहीं, साइट ही नहीं मिली, दोनों का नेचर डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, दोनों का नेचर डिफरेंट डिफरेंट है, कंपैटिबल ही नहीं थे। जब कंपैटिबल थे ही नहीं तो आपस में रिकॉम्बिनेशन बनाया ही नहीं, रिकॉम्बिनेशन नहीं बनाया तो रिकॉम्बिनेंट बना ही नहीं। ट्रांसफॉर्म जो हुआ वो क्या था? जो ट्रांसफॉर्मेशन तो होगा, देखो हो या ना हो ट्रांसफॉर्मेशन तो होगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन जो हुआ वो क्या था आपका? नॉर्मल वेक्टर था। तो नॉर्मल वेक्टर में तो एम्पिसिलिन की भी साइट है, टेट्रासाइक्लिन की भी साइट है, दोनों की साइट है, तो क्या हो जाएगा आपका? दोनों में ग्रो करेगा, करेगा ग्रो। यस मैम। ठीक है, फिर एक और ले लेते हैं। अगर मान लो इन दोनों को ही ठीक है, दोनों को ही बैम H1 से, और दो मतलब डाइजेशन दिए हमने, एक बैम H1 का और एक सैल1 का। ठीक है, आ रही है बात समझ में? दो डाइजेशन दिए, दोनों को ही दो डाइजेशन दिए, एक बैम H1 से दिया और एक सैल1 से दिया है। अब बताओ कि क्या होगा, कहाँ ग्रो होगा, कहाँ ग्रो नहीं होगा, एम्पिसिलिन में या टेट्रासाइक्लिन में? अब बताओ। होगा ग्रो। बताओ जल्दी, क्या होगा? पहले बताओ, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनेगा या नहीं बनेगा? मैम बनेगा। रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि दोनों ही कट हो रहे हैं सेम एंजाइम से। ठीक है, ये साइट पाई कहाँ जाती है बेटा? एम्पिसिलिन में पाई जाती है या टेट्रासाइक्लिन में पाई जाती है? टेट्रासाइक्लिन में। किसमें पाई जाती है? ये आपकी टेट्रासाइक्लिन में। तो टेट्रासाइक्लिन वाला साइट पे ये जाकर के बैठ गया तो वो तो डिस्टर्ब हो गया, तो ग्रो नहीं होगा, एम्पिसिलिन वाला ग्रो होगा। ठीक है, चलो फिर एक और देख लेते हैं, एक लास्ट और करवा देती हूँ। अब बैम H1 दोनों को ही डाइजेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, दोनों को ही डाइजेस्ट कर रहे हैं, किसे किसे? बैम H1 से और PST1 से। अब बताओ कि क्या होगा? बैम H1 से और PST1 से दोनों को डाइजेस्ट किया, बैम H1 से और PST1 से। मैम कोई भी नहीं बनेगा। कोई भी नहीं बनेगा, क्योंकि बैम H1 कहाँ होता है आपका? कहाँ होता है? टेट्रासाइक्लिन में। और PST1 कहाँ होता है? एम्पिसिलिन से। दोनों की साइट डिस्टर्ब हो गई, तो अब दोनों ही ग्रो नहीं करेंगे। ठीक है, दोनों ही ग्रो नहीं करेंगे। ठीक है, अगला आपका जो वेक्टर है वो कौन सा होता है? PUC18। कौन सा होता है आपका? PUC18 पढ़ेंगे। ठीक, अब ये जो होता है आपका, यहाँ एक क्लोनिंग साइट पाई जाएगी आपकी लैग-Z। कौन सी? लैग-Z। ठीक है, एक क्लोनिंग साइट पाई जाती है यहाँ पे, कौन सी? लैग-Z। ठीक है, अब देखो इस लैग-Z में क्या होते हैं? काफी सारे रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन पाए जाते हैं। ठीक है, काफी सारे रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन पाए जाते हैं। सैल1 पाया जाता है, EcoR1 पाया जाता है, ISMA1 पाया जाता है। ठीक है, PST1 पाया जाता है। काफी सारे आपके अलग अलग क्लोनिंग साइट पाए जाते हैं। तो बैम H1 पाया जाता है, ठीक है, और HIN2 पाया जाता है। तो बहुत सारे हो गए। तो इसको कहा क्या जाता है? जब इस तरह से बहुत सारे आपके यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन साइट पाए जाते हैं तो इनको कहा जाता है, ये क्लोनिंग साइट को कहा जाता है मल्टीपल क्लोनिंग साइट। क्या कहा जाता है इनको? मल्टीपल क्लोनिंग साइट। ठीक है, MCS मल्टीपल क्लोनिंग साइट। अब देखो बेटा यहाँ पे ना थोड़ा सा प्रोसेस समझना। ये जो लैग-Z जीन होता है, ठीक है, नॉर्मली इस लैग-Z जीन का काम समझो। अभी कुछ डाइजेशन नहीं किया, अभी कुछ नहीं किया, नॉर्मल कंडीशन बता रही हूँ। लैग-Z जीन जो होता है वो क्या करता है आपका? एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है जिसका नाम क्या होता है हमारा? बीटा गैलेक्टोसाइडेज। क्या होता है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज। माय वॉइस इज ऑडिबल टू यू? आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। चलो, लैग-Z जीन क्या प्रोड्यूस करेगा? बीटा गैलेक्टोसाइडेज। नॉर्मल कंडीशन में जब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन नहीं हुआ, कोई डाइजेशन नहीं हुआ, तो ये क्या प्रोड्यूस करता है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रोड्यूस करता है। कब? किस केस में? नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए के फॉर्म में। किस केस में? नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए के फॉर्म में। मतलब जब क्या होगा? ये खुद एक क्या होगा? वेक्टर, एज अ वेक्टर है
यहाँ कोई रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ, कुछ भी डिस्टर्ब नहीं हुआ, तो ये लैक्सेट जीन प्रोड्यूस करेगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज। नॉर्मल प्रोसेस समझना। अब ये एंजाइम है तो कहीं ना कहीं इसका सबस्ट्रेट होगा, तो इसका सबस्ट्रेट होता है एक्स गैल। इसका सबस्ट्रेट क्या होता है? एक्स गैल। ये इसका सबस्ट्रेट है। अब इस सबस्ट्रेट से बाइंड करेगा एंजाइम। जब भी सबस्ट्रेट से बाइंड करेगा तो कोई ना कोई प्रोडक्ट बनाएगा, कोई ना कोई प्रोडक्ट बनाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है? ब्लू कलर का प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, ब्लू कलर का प्रोडक्ट बनता है। तो ये ब्लू कलर इसका मार्कर है। ठीक है, यहाँ पे मार्कर जो है वो कलर वाइज हम कर रहे हैं। तो हमें क्या पता चल गया कि जब हमारा ये लैक्सेट जीन एक्सप्रेस होगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा, एक्स गैल के साथ जाकर के बाइंडिंग करेगा, तो ब्लू कलर ऑब्टेन होगा। हमारे मीडिया में कैसा कलर ऑब्टेन होगा? ब्लू कलर ऑब्टेन होगा। ठीक है, कब? इन द नॉर्मल कंडीशन, नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए की कंडीशन में। ठीक है, लेकिन अब अगर मान लो, ठीक है, हमने क्या कराया? इसको रिकॉम्बिनेंट करवा दिया। ठीक है, हमने क्या कराया? इसको रिकॉम्बिनेंट करवा दिया। तो जब रिकॉम्बिनेंट कराया तो लैग जी जो आपका लैग जेड है, क्या इसकी साइड डिस्टर्ब होगी? क्या इसकी साइड डिस्टर्ब होगी? ये बताओ। अगर हमने लैग जेड को करा दिया तो क्या साइड डिस्टर्ब होगी? बिल्कुल होगी। जब साइड डिस्टर्ब हो जाएगी तो जीन का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? नहीं होगा। तो क्या बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा? क्या बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा? ये बताओ। नो मैम। नहीं बनेगा। और जब बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बनेगा तो अपने सबस्ट्रेट से बाइंड नहीं करेगा, और बाइंड नहीं करेगा तो क्या ब्लू कलर आएगा? नहीं आएगा। ठीक है, ब्लू कलर नहीं आएगा। ठीक है, इन दैट कंडीशन। ठीक, ये नॉर्मल इसकी प्रोसीडिंग होती है। अब मान लो, ठीक है, अब मैं कह रही हूँ कि ये आपका फॉरेन डीएनए था आपका, यहाँ पे ये PUC 18 लेंगे। ठीक है, ये PUC 18 लेंगे PBR 322 में। ठीक है, कौन सा लेंगे? PUC 18। अब हमने PUC 18 लिया और इनको दोनों को डाइजेस्ट करवाएंगे किससे? सेम एंजाइम से। ठीक है, सेम एंजाइम से डाइजेस्ट करवा दिया। अब सेम एंजाइम से डाइजेस्ट करवा दिया बेटा, तो क्या रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनेगा? रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनेगा क्या यहाँ पे? यस मैम। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, हो जाएगा। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। अब जब ट्रांसफॉर्मेशन हो गया तो ये बताओ, यहाँ पे जो एक्स गैल है, मीडिया में हमने यहाँ पे एक मीडिया रखा, उस मीडिया में क्या डाल दिया? एक्स गैल। और देखा कि क्या इसका एक्सप्रेशन हो रहा है एक्स गैल में, तो हमें क्या मिला यहाँ पे? बताओ क्या मिलेगा? व्हाइट कलर मिलेगा या ब्लू कलर मिलेगा? मैम वाइट। ठीक है, क्या मिलेगा यहाँ पे? व्हाइट कलर मिलेगा। क्यों? क्योंकि अभी यहाँ पे क्या हो गया? रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। बैम H1 ने क्या कर दिया? यहाँ पे साइट को डिस्टर्ब कर दिया, तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बनेगा। बीटा गैलेक्टोसाइडेज ही नहीं है यहाँ पे, तो क्या एक्स गैल से कोई बाइंड करेगा? नहीं करेगा। तो ब्लू कलर का प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं, व्हाइट कलर का प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा। ठीक है, अभी अगर हम इसी फॉरेन डीएनए को किससे कट कर दें? यहाँ पे PUC 18 लेके मान लो इस वाले को कर दें हम बैम H1 से, और इस वाले को डाइजेस्ट करा दें SAL1। अब बताओ क्या होगा? अब क्या होगा? मैम रिजल्ट बताओ। नहीं बनेगा। कलर नहीं बनेगा। मैम ब्लू कलर होगा। देखो, बैम H1 से कराया और इसको SAL1 से कराया, तो क्या कॉम्पेटिबिलिटी है बेटा? कॉम्पेटिबिलिटी है ही नहीं है, तो क्या रिकॉम्बिनेंट बनेगा? नो मैम। नो rDNA विल बी ऑब्टेन। बनेगा ही नहीं rDNA, तो क्या बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा? यस मैम। अब बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा क्योंकि लैक्सेट जीन जो है वो एक्सप्रेसिव है। तो जब बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा तो गैल एक्स से क्या करेगा? जाहिर सी बात है, आपका एक्स गैल के साथ क्या करेगा? सबस्ट्रेट बाइंडिंग करेगा। और जब ये सबस्ट्रेट बाइंडिंग सक्सेसफुली हो जाएगी तो कौन सा कलर? ब्लू कलर। ब्लू कलर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गए? हमारे मार्कर्स हो गए। ठीक है, तो एक मार्कर हमने किसके थ्रू पढ़ा? एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस के थ्रू। ठीक है, पहला वाला मार्कर किसके थ्रू पढ़ रहे थे हम? एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस के थ्रू, कि हमने मार्कर दे दिया। मार्कर मतलब एक पहचान दे दी। मार्कर मतलब क्या होता है? कि हमने पहचान दे दी कि भाई ये है, और ये ऐसा हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है। ठीक है, तो पहले वाले में क्या पहचान दी थी?
कि यहाँ पे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पाया जाता है, तो अगर उसकी साइट पे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वाली साइट पे डाइजेशन हुआ तो डिस्टर्ब हो गई। जब साइट ही डिस्टर्ब हो गई तो क्या करेगा, कल्चर में ग्रो ही नहीं करेगा। ठीक है, और जो साइट डिस्टर्ब नहीं होगी वो कल्चर में ग्रो करेगी। तो पहचान हो गई, सिलेक्शन ऑफ सेल्स हो गए। अभी हमको क्या करना था, हमने काफी सारे सेल्स लिए थे सपोज, और हमने क्या किया था, काफी सारे सेल्स थे हमारे पास। ठीक है, काफी सारे सेल्स थे हमारे पास। ठीक है, काफी सारे सेल्स थे हमारे पास। तो जब ये ग्रो होंगे तो ये पता चल जाएगा कि सेल जो है ट्रांसफॉर्मेशन तो होगा। ये बताओ कि ट्रांसफॉर्मेशन होगा सेल का या नहीं होगा। तीन रिजल्ट मिलते हैं, तीन केस मिलते हैं। ठीक है, हमेशा आपको तीन केस जनरेट होंगे जब हम क्या कराएंगे, वेक्टर के बाद पोस्ट में एंट्री कराएंगे तो हमेशा तीन तरीके का रिजल्ट मिलेगा आपका। पहला रिजल्ट आपका मिलता है ये वाला, दूसरा रिजल्ट आपका मिलता है ये वाला। ठीक है, और तीसरा रिजल्ट मिलेगा ये वाला। ये सेकंड रिजल्ट हो गया, ये आपका थर्ड रिजल्ट हो गया। ठीक है, तो पहला वाला रिजल्ट क्या है आपका, ट्रांसफॉर्म्ड है या नहीं, ये बताओ। ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है यहाँ पे कि नहीं हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, लेकिन क्या रिकॉम्बिनेंट वाले का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, रिकॉम्बिनेशन हुआ है या नहीं हुआ है, ये बताओ। No, ma'am. नो मैम। ठीक है, तो रिकॉम्बिनेशन यहाँ पे नहीं हुआ है, लेकिन इस वाले में बताओ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है क्या। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, लेकिन ये जो है आपका ये क्या है, Recombinant. ठीक है, तो आरडीएनए बना है। लेकिन इस वाले केस में बताओ, No transformation, no recombinant. नो ट्रांसफॉर्मेशन नो रिकॉम्बिनेंट। ठीक है, नो ट्रांसफॉर्मेशन नो रिकॉम्बिनेंट। तो अब जब ये हुआ ही नहीं तो अब हमको तीन तरीके के बेटा रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है, यहाँ रिजल्ट ट्रांसफॉर्मेशन के बाद हमें नहीं पता कि क्या मिल रहा है। काफी सारी सेल हैं, उसमें ये तीन तरीके के रिजल्ट हो सकते हैं। काफी सारी सेल्स ऐसी हो सकती हैं, काफी सारी ऐसे हो सकती हैं, काफी सारी थर्ड केस की तरह हो सकती है। तो अब जब हम ग्रो कराएंगे, मीडिया में ग्रो कराएंगे इसको, तो अगर मान लो आपका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है तो वो सेल अलग हो जाएंगी। ठीक है, ये वाला तो जो ट्रांसफॉर्म हुआ ही नहीं है इसको तो लेना ही नहीं है। अब बचा ट्रांसफॉर्म वाली सेल, तो हम इन दोनों सेल को लेंगे और क्या करेंगे, मीडिया में ग्रो कराएंगे। ठीक है, अगर आपका ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाला है तो ये क्या कर जाएंगे, जब हम कल्चर मीडिया में ग्रो कराएंगे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वाले, तो दोनों ही ग्रो करेंगी या नहीं करेंगी, ये बताओ। दोनों ही ग्रो करेंगी या नहीं करेंगी। जब भी हम चाहे एम्पिसिलिन में कराएं या टेट्रासाइक्लिन में कराएं, किसी भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस में कराएं, ये ग्रो करेंगी या नहीं करेंगी। मैम करेंगी। ठीक है, ये वाली ग्रो करेंगी, क्यों, क्योंकि इनकी साइट डिस्टर्ब नहीं हुई है। लेकिन ये वाली क्या है, आपकी साइट डिस्टर्ब हो चुकी है। तो जो सी भी साइट डिस्टर्ब होगी यहाँ पे ग्रोथ क्या हो जाएगी, नहीं होगी, ग्रो नहीं करेंगे। ठीक है, ये चलता है आपका। अब यही दूसरा मार्कर हमने PC18 में लिया था, तो कौन सा लिया था, कलर बेस्ड मार्कर लिया। ठीक है, वहां पे मार्कर क्या था हमारा, कलर बेस्ड मार्कर था। मार्कर क्या है आपका, स्क्रीनिंग करने के लिए पहचान दी गई। तो अब जब हमारा ब्लू कलर आएगा तो हम क्या समझ लेंगे कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज बन रहा है। ठीक है, और बीटा गैलेक्टोसाइडेज बन रहा है मतलब लैग से जीन का एक्सप्रेशन फुली हो रहा है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ, मतलब कि डाइजेशन हुआ ही नहीं। तो कौन सा वाला हम समझेंगे, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन या थर्ड कंडीशन, ये बताओ। मैम फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, उसको हम क्या मानेंगे, फर्स्ट कंडीशन मानेंगे कि भैया हमारा ट्रांसफॉर्मेशन तो हुआ है लेकिन रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं बना। ठीक है, तो अब यहाँ पे कौन सा कलर प्रोड्यूस हो जाएगा उस केस में, केस नंबर 2 में ब्लू कलर प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो हमारा आरडीएनए है वहां पे क्या हो गया है, जीन का डाइजेशन हुआ है। ठीक है, तो जो लैग जीन पे रेस्ट्रिक्शन साइट थी वहां डिस्टर्बेंस आया, वहां पे फॉरेन डीएनए जाके लाइगेट हुआ तो साइट डिस्टर्ब हो गई। साइट डिस्टर्ब हो गई तो जीन का एक्सप्रेशन नहीं हुआ। जीन का एक्सप्रेशन नहीं हुआ है तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे व्हाइट कलर आ जाएगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ
कलर सिलेक्शन कर लिया हमने ऑन द बेसिस ऑफ कलर, ठीक है। तो ये 3 चीजें हो गई आपके, ठीक है। अभी देखो क्या होगा उसके बाद, फिर उसके बाद एक, अब देखो अच्छा एक बात बताओ, एक हमने करा डीएनए आइसोलेट करा, ठीक है, सेल से डीएनए आइसोलेट किया, ठीक है। तो क्या बस उसी सेल पे हम करने लग जाएंगे एक्सपेरिमेंट? हमको चाहिए मल्टीपल ऑफ कॉपीज। क्या चाहिए हमको यहाँ उसके लिए? मल्टीपल ऑफ कॉपीज। तो एक और फिनोमिना होती है, एक और टूल होता है जिसको कहा जाता है पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। क्या कहा जाता है इसको? पीसीआर, ठीक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये पीसीआर है क्या बेटा? ये एक प्रोसेस है, ठीक है, ये कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, इट इज अ प्रोसेस। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन मतलब एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं यहाँ पे? एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स की चेन सिंथेसिस हो रही है। क्लियर है? ठीक है। तो पहली चीज तो यहाँ पे ये जिस एपरेटस में होती है प्रोसेस, ठीक है, उसको कहते हैं थर्मल साइक्लर, ठीक है। जिस एपरेटस में इस प्रोसेस को, इस रिएक्शन को कराया जाता है, ये क्या कहलाता है? हमारा थर्मल साइक्लर। ये ऐसा नहीं है, ये इतनी छोटी छोटी एपन ड्रॉप क्यूब्स होती है, उसमें माइक्रोलीटर्स में हम क्या करते हैं, हमारा डीएनए सैंपल लेते हैं, बफर लेते हैं, टेम्पलेट लेते हैं, ठीक है, डीएनटीपीज लेते हैं और मिक्स कर देते हैं, ठीक है, मिक्स कर देते हैं। और फिर इस थर्मल साइक्लर में हम क्या करते हैं? काफी सारे राउंड चलाते हैं, 2n राउंड, ठीक है। जो रिजल्ट बनता है वो आपका कैसा होता है? 2n राउंड। तो मान लो अगर 3 बार साइकिल चलाया, ठीक है, 3 बार साइकिल चलाया, तो कितने कॉपीज ऑफ, एक कॉपी ऑफ डीएनए था, उसके 3 साइकिल चलाए हमने, तो बताओ कि कितना डीएनए ऑब्टेन होगा? मैम 6। 2 द पावर n, मतलब कितने साइकिल चला रहे हैं? n क्या है आपका? n इज नंबर ऑफ साइकिल। n क्या है हमारा यहाँ पे? नंबर ऑफ साइकिल। तो 2 टू द पावर n का मतलब क्या होता है बेटा? 2 इंटू 2 इंटू 2, ये मतलब होता है कितना आ जाएगा आंसर? कितने बनेंगे? क्वेश्चन आते हैं इस तरीके से कि ये डीएनए का सैंपल था, इतने टेम्पलेट लिए और यहाँ पे इतने साइकिल रन करवा दिए, तो बताओ कि कितनी डीएनए की कॉपीज बनेंगी। तो जितना आपका दिया हुआ है नंबर ऑफ साइकिल, उसकी टू द पावर कर देना, ठीक है। 2 द पावर 30 कर देंगे तो क्या होगा? मिलियन ऑफ कॉपीज बन जाएंगे, ठीक है। क्लियर है? यस मैम। ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका ऑब्टेन्ड होता है। तो ये हो क्या रहा है आपका? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, समटाइम फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। होता कहाँ है? थर्मल साइक्लर में होता है, ठीक है। नाम ही इसका क्या समझ में आ रहा है? थर्मल साइक्लर, नाम से कुछ समझ में आ रहा है? हीट से रिलेटेड है यहाँ पे काम, ठीक है, हीट से रिलेटेड काम है। तो यहाँ पे क्या किया जाता है आपका? पहली चीज तो क्यों हीट दी जा रही है, ठीक है। चलो देखो, हमारा ये डीएनए है ऐसा, एक फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए है हमारा ऐसा, ठीक है। कैसा होता है डीएनए? डबल स्ट्रैंडेड, ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड होता है। अगर ये एज इट इज डबल स्ट्रैंडेड रह जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा? तो क्या ये अपनी कॉपी बनाएगा? रेप्लिकेशन करने के लिए इसको क्या चाहिए? अच्छा एक चीज और, जो हम रेप्लिकेशन पढ़ते हैं ना, रेप्लिकेशन पढ़ते हैं ना, वो कैसी प्रोसेस होती है हमारी? इन वीवो प्रोसेस होती है, सेल के अंदर पढ़ते हैं रेप्लिकेशन, हम सेल के अंदर पढ़ते हैं, इन द सेल ऑफ ऑर्गेनिज्म। लेकिन ये जो पीसीआर कर रहे हैं हम, ये जो हम पीसीआर कर रहे हैं, ये कैसी प्रोसेस होगी आपकी? इन विट्रो कंडीशन। कैसी कंडीशन होगी? इन विट्रो। इन विट्रो वर्ड कहीं पे भी आए, इसका मतलब क्या होता है? आउटसाइड ऑफ द बॉडी, आउटसाइड ऑफ द सेल। मतलब जो भी प्रोसेस हो रही है वो कहाँ हो रही है आपकी? जो भी प्रोसेस हो रही है वो कहाँ हो रही है आपकी? सेल के बाहर, लेबोरेटरी में, टेस्ट ट्यूब, एपन ड्रॉप के अंदर करा रहे हैं, ठीक है। तो जैसे रेप्लिकेशन के लिए 2 अलग स्ट्रैंड चाहिए, वैसे यहाँ पे भी 2 अलग स्ट्रैंड चाहिए हमको। तो इस प्रोसेस को, इस स्ट्रैंड को, इस हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक किया जाता है इन द हाई टेम्परेचर। 90 टू 95 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर यहाँ पे दिया जाता है फर्स्ट प्रोसेस में, और ये दोनों स्ट्रैंड क्या हो जाते हैं? सेपरेट हो जाते हैं। और ये प्रोसेस कहलाती है डीनेचुरेशन। ये प्रोसेस क्या कहलाती है आपकी? डीनेचुरेशन, ठीक है। अगर यही प्रोसेस का नाम लिख दे रीनेचुरेशन, तो क्या होगा बताओ? अगर मैं इसी बोलो।
मैम इन दोनों स्ट्रैंड को फिर से ठीक बाइंड है, कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे एक दूसरे के साथ, फिर से स्ट्रैंड बना लेंगे तो रीनेचुरेशन। ठीक है, डीनेचुरेशन मतलब डीनेचर्ड हो गया डीएनए। हाई टेम्परेचर दिया तो हाई टेम्परेचर में क्यों हुआ होगा डीएनए डीनेचर्ड? क्योंकि बेटा ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो मेल्ट हो गए। ठीक है, तो अब एक बात क्वेश्चन शुरू में पढ़ाया था, बता दो जरा सा कि कौन सा वाला पहले बॉन्ड टूटेगा? कौन से बॉन्ड टूटेंगे यहाँ पे? हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेंगे। कौन से वाले? एटी वाले या जीसी वाले? एटी वाले। ठीक है, क्योंकि डबल बॉन्ड था और डबल बॉन्ड को तोड़ना इजी होता है, तो जो एटी रिच रीजन होगा वहां से रेप्लिकेशन में भी ये वो करते हैं। ठीक है, तो बॉन्ड्स पहले तो अलग होगा हाइड्रोजन बॉन्ड, क्यों? ड्यू टू द हाई टेम्परेचर। फिर इसमें एक डाला जाएगा डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज डाला जाएगा, ऐड किया जाएगा, डीएनटीपीज ऐड किए जाएंगे। तो जो डीएनए पॉलीमरेज ऐड किया जाता है वो क्या होता है आपका? टैग पॉलीमरेज। कौन सा किया जाता है? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। टैग पॉलीमरेज ये है क्या आपका? ये मैम थर्मोफिलिक बैक्टीरिया। थर्मोफिलिक बैक्टीरिया से ऑब्टेन किया हुआ एक आपका पॉलीमरेज है। ठीक है, थर्मोफिलिक बैक्टीरिया से ऑब्टेन किया हुआ एक क्या है आपका? बैक्टीरिया का नाम पता है किसी को? मैम थर्मस एक्वेटस। यस, थर्मस एक्वेटस। ठीक है, ये बैक्टीरिया क्या करता है आपका? यहाँ से ऑब्टेन किया जाता है टैग पॉलीमरेज। और अगर नॉर्मल पॉलीमरेज लेंगे तो क्या हो जाएगा? इतना टेम्परेचर देंगे तो क्या हो जाएगा? डिग्रेड हो जाएगा आपका टैग पॉलीमरेज ही। जब ये एंजाइम ही डिग्रेड हो जाएगा तो फिर बेटा प्रोसेस होगी क्या? नो मैम। होगी ही नहीं, तो इसलिए टैग पॉलीमरेज का यूज किया जाता है। जब टैग पॉलीमरेज यूज कर लेंगे फिर क्या होगा? प्राइमर्स का एडिंग होगा। यहाँ पे आपके क्या ऐड होने लग जाएंगे नेक्स्ट स्टेप में? ठीक है, प्राइमर्स ऐड होने लग जाएंगे, और जब ये प्राइमर्स ऐड होंगे तो फिर क्या होने लगेगा आपका? डीएनटीपीज आके यहीं पे ऐड होना शुरू हो जाएंगे और न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंसेस बन जाएगी। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? एक कॉपी ऑफ डीएनए से हम लोग क्या कर लेंगे? मिलियन ऑफ कॉपीज ऑफ डीएनए बना लेंगे, क्योंकि एक बार में किया हुआ एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं होता। जब हम डीएनए भी आइसोलेट करते हैं तो वी आर टेकिंग मोर देन 100 सैंपल। एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल लेने के लिए, एक स्टैंडर्ड एक्सपेरिमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं? एक 100 to 130 का एक स्टैंडर्डाइज सैंपल लेते हैं, फिर उसका डीएनए आइसोलेट करते हैं, फिर उसमें ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट मिले। अब जो डीएनए आइसोलेट किया हमने उसको हम क्या करेंगे? पीसीआर करेंगे, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करेंगे, जिससे क्या मिल जाए हमको? ढेर सारे सैंपल मिल जाए, मल्टीपल ऑफ कॉपीज मिल जाए। ठीक है, फिर अब हम उस पर क्या करेंगे? अपने जीन को देखेंगे। ठीक है, जीन पे वर्क करेंगे। ठीक है, क्लियर है ये चीज? यस मैम। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है? पीसीआर होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है। इसका रिजल्ट क्या मिला आपको? क्या कर रहा है? डीएनए की मल्टीपल ऑफ कॉपीज बना रहा है। ठीक है, इन विवो है या इन विट्रो है? मैम इन विट्रो। इन विट्रो होगा। ठीक है, इन विट्रो मतलब लैब में किया जा रहा है प्रोसेस, और एपिड्रॉप के अंदर किया जा रहा है, ये आपकी सेल के अंदर नहीं किया जा रहा है। ठीक है, अगर इनसाइड द सेल कोई भी प्रोसेस होगी किसी भी ऑर्गेनिज्म की तो वो प्रोसेस क्या कहलाएगी? हमारी इन विवो कहलाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे डीनेचुरेशन होगा, फिर क्या होगा आपका? एनीलिंग होगी। ठीक है, प्राइमर्स आके ऐड हो जाएंगे और फिर क्या होगा? इनका एक्सटेंशन होगा। ठीक है, क्या होगा? इनका एक्सटेंशन होगा और क्या हो जाएंगे? कॉपीज बन जाएंगे। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? नो मैम। ठीक है, चलो आज तो कल से बेटर क्लास थी। पहले बेटा क्लासेस ना लो रेगुलरली, और जो आपके भी फ्रेंड्स हो ना तो उनको भी बोलो कि क्लासेस एटलीस्ट ले, डोंट बी रिजिड ऑन दैट थिंग। मे भी आपका टीचर चेंज हुआ है, प्रॉब्लम हो। ठीक है, हो सकता है, देखो किसी को भी हो सकता है, वो प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स से, टीचर के साथ भी होती है, सेम टू सेम। ठीक है, फिर यही तो कॉम्पेटिबिलिटी है। हो सकता है कि 1 वीक पढ़ो फिर तुम्हें अच्छा लगने लगे। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर टीचर अनेबल है बेटा, नहीं ज्वाइन कर पा रहा है, ठीक है, उसकी भी कुछ प्रॉब्लम होगी, वो प्रॉब्लम समझो। हर किसी के पास पर्सनल इशू होता है, कभी कभी क्लास छूट जाती है आपकी, नहीं ले पाते जबकि आपका काम पढ़ना है। होते हैं ऐसे, कुछ ना कुछ काम आ जाते होंगे, तो जानबूझ के तो क्लास नहीं बंक करते होगे ना, कुछ काम आ जाता होगा तभी करते होगे। तो इन दैट केस बेटा क्या होता है, आपको टीचर अगले दिन ये तो नहीं बोलता कि क्लास में मत आओ, ठीक है, अब हम नहीं पढ़ाएंगे, अब हम लीव कर देंगे, ऐसा तो नहीं होता। तो थोड़ा सा कंपैटिबिलिटी लेकर आओ, अपने फ्रेंड से बोलो कि क्लास ले, थोड़ा सा यूज टू होगे, फिर देखते हैं उसके बाद। ठीक है,
आप अपने साथ बुरा मत करो कि ये सोच लो कि भाई हम तो अब नहीं लेंगे क्लास, अभी सर नहीं ले रहे हैं, सर के साथ कुछ दिक्कत होगी, प्रॉब्लम होगी, ही इज अनेबल टू टेक द क्लास, दैट्स वाई ऐसा हो रहा है ना। अदरवाइज कोई भी टीचर आपको बीच में तो कोई भी नहीं छोड़ेगा, ठीक है, कोई भी टीचर नहीं छोड़ता, वो नहीं चाहता स्टूडेंट का लॉस हो, ठीक है। आप लोग बहुत अटैच हो जाते हो, इमोशनली भी अटैच हो जाते हो, तो होता है, लेकिन डोंट गेट रिजिड, इतना रिजिड मत हो जाओ बेटा कि क्लास क्या करो एकदम से लो ही नहीं, ठीक है। तो इतनी स्ट्रेंथ कम क्यों चल रही है, कोई स्पेसिफिक रीजन है या टीचर प्रैक्टिकल चले हुए हैं आजकल। क्या? स्कूल में मैम प्रैक्टिकल्स चल रहे हैं। अच्छा प्रैक्टिकल्स आ गया, ओके ठीक है। बाकी जो लोग लीव कर रहे हैं क्लास बीच बीच में ना, तो उनसे बोलो कि एटलीस्ट जुड़े पहले क्लास में, ठीक है, अपना नुकसान नहीं करो, ठीक है। फिर समझ में नहीं आता है, बहुत लंबा प्रॉब्लम चल रहा है कि क्लास समझ में आई या नहीं आई, ये बताओ। जी कुछ थोड़ा बहुत इंटरेस्ट लग रहा था क्लास में, सही सही बताओ। देखो तुम्हें पढ़ना है, हाँ, इस चीज पे समझौता नहीं होना चाहिए, तुम्हें पढ़ना और समझौता किया भी नहीं जाएगा, ठीक है। अगर तुम टीचर के साथ नहीं वो कर पा रहे हो, कॉम्पैटिबिलिटी नहीं बन रही है हमारी तो ठीक है, फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन ही नहीं पाएगा, और जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन ही नहीं पाएगा तो प्रोसेस क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके पहले ये तो चेक करो कि कॉम्पेटिबल है कि नहीं है, ठीक है। तो वो कैसे पता चलेगा, जब आप थोड़ा सा क्या करोगे, रिजिड नहीं होगे, पेशेंस के साथ क्लास लोगे, चीजें पूछोगे, क्वेश्चन पूछोगे, क्लास को समझोगे, क्लास में अटेंटिव रहोगे, तो होगा। अगर शाम वाला बैच एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देता है, तो आप लोग भी कर सकते हो, ठीक है, क्लियर। तो थोड़ा सा ना अपने फ्रेंड्स वगैरह से भी बोलो, करके देखिए, कुछ ना कुछ तो बेटा करना पड़ेगा, पढ़ाई तो नहीं छोड़ दोगे। अगर मान लो सर नहीं आ पा रहे, ठीक है, सर का कुछ प्रॉब्लम होगा, नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है, कोई इशू है, नहीं आ पा रहे, अब तुम पढ़ाई छोड़ दोगे, अब नहीं करोगे नीट की प्रिपरेशन, बताओ। हम सर का वेट करते 6 महीने, सर 6 महीने बाद फ्री होंगे, तो 6 महीने बाद पढ़ोगे, एग्जाम नहीं दोगे, ठीक है। इस तरह से नहीं करना है, पढ़ना है, फिर देखते हैं उसके बाद जैसा भी होता है, ठीक है। चलो कल वाली क्लास में मिलते हैं, ठीक है, थैंक यू मैम। बाय। थैंक यू।